ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो ऑर्थो के अंदर हमारे पास लास्ट टॉपिक आ गया है और वो भी लास्ट चैप्टर में डीजेनरेटिव डिजीज़ेस आपको पढ़ा रही थी। अब इसमें ना 3-4 चीज़ें बहुत ही आसान सी हैं, कुछ भी नहीं आता इसमें से, बस आपको नाम उनके पता होने चाहिए। नंबर 1 हम बात करेंगे रोटेटर कफ इंजरीज़ की, जिसमें रोटेटर कफ मसल आपको पता है जो हमारी शोल्डर की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें 4 मसल आ जाते हैं। सुप्रास्पाइनेटस होता है, इंफ्रास्पाइनेटस होता है, सब कैप्सुलैरिस होता है और टीरीज माइनर होता है, मेजर नहीं होता। ठीक है, सो अगर इनके अंदर टीयर आ जाए या पेनफुल आर्क सिंड्रोम या इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हो जाए तो किस तरह से मैनेज होना है। दूसरा हमारे पास होता है ड्यूपिट्रंस कॉन्ट्रैक्चर। ड्यूपिट्रंस कॉन्ट्रैक्चर में यहाँ पे ना एक फाइब्रोप्लास्टिक सा नोड्यूल बनता है, जिससे इन लोगों की वाली फिंगर्स ना दोनों मीडियली अंदर की तरफ ना ऐसे करके फ्लेक्स हुई होती है। ठीक है, मतलब मुझे अब ठीक इस तरह से। ठीक है, ये जो ड्यूपिट्रन कॉन्ट्रैक्चर है बेसिकली आपकी हाथ की जो मीडियल साइड है यहाँ पे फाइब्रोप्लेजिया सा होता है और नोड्यूल्स बने होते हैं जो फिंगर को अंदर की तरफ ऐसे करके खींच रहे होते हैं। ये फैमिलीज़ में रन करता है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो आसान सी कार्पल टनल सिंड्रोम है। आपको पता है यहाँ पे हमारा फ्लेक्सर रेटिनैकुलम होता है, जब उसमें एडीमा हो जाएगा तो मीडियम नर्व कॉम्प्रेस होती है। मीडियम नर्व जब कॉम्प्रेस होती है तो उसकी वजह से यहाँ पे और यहाँ पे जो सेंसरी सप्लाई है वो नहीं रहती, पेशेंट को टिंगलिंग की फीलिंग आ रही होती है। सो दैट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम। और इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है कि हमने ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट TCL को क्या करना होता है, रिलीज़ करना होता है, उसको डीकम्प्रेस करते हैं, उसको कट करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, बच्चों में और बड़ों में। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जब बोन की रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है, बोन बहुत टूटती है और कैल्शियम सारा रिलीज़ होकर बाहर सीरम में जाता है। अब ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से, पोस्ट मीनोपॉजल, बहुत सारे कॉजेज़ में ऐसा हो सकता है। और फिर आपकी गेट ज़रूरी नहीं है सिर्फ इस वजह से ख़राब है कि आपकी बोन्स में फ्रैक्चर है, ऐसे भी हो सकता है कि सेरिब्रल पाल्सी हो, ब्रेन में कोई मसला हो, जिससे मोटर न्यूरॉन्स जो ट्रैवल कर रही हैं डाउन वो ठीक से ना हो और फिर बंदे की जो गेट है वो ख़राब हो सकती है। सो बहुत आसान सी 4-5 चीज़ें हैं जो इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटे हमारे पास आती है रोटेटर कफ इंजरी। रोटेटर कफ इंजरी में अब ऑलरेडी आपको बताया कि 4 मेन मसल्स होते हैं और वो कौन होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, उसके बाद सब कैप्सुलैरिस और टीरीज माइनर। ये बेसिकली हमारी शोल्डर की स्टेबिलिटी और उसकी जो मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो रोटेटर कफ मसल्स हैं इनके अंदर इंजरीज़ हो सकती हैं और इन इंजरीज़ को हम डिवाइड करते हैं 2 तरह से। ज़्यादातर एक्यूट इंजरी हो सकती है और कोई क्रॉनिक इंजरी हो सकती है। ठीक है, एक्यूट इंजरी के अंदर टीयर हो सकता है और वो टीयर जो है वो तकरीबन छोटा सा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, यानी कि वो टीयर का जो साइज़ है वो वेरी कर सकता है। वो कहता है बहुत स्मॉल सा टीयर भी हो सकता है और इवन 5 सेंटीमीटर तक बड़ा टीयर भी हो सकता है। ये जो एक्यूट इंजरीज़ होती हैं ये इन्वॉल्व करी होती हैं दोनों को, यंग एडल्ट को भी और एल्डरली लोगों में भी हो सकती हैं, लेकिन क्रॉनिक इंजरीज़ ज़्यादातर एल्डरली लोगों में होती हैं। क्रॉनिक इंजरीज़ में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक होता है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम और उसी को हम पेनफुल आर्क सिंड्रोम भी कहते हैं। बट इसकी थोड़ी सी आसान सी टियोलॉजी है। होता मसला ये है, मुझे नहीं ड्रॉ करना आता, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ स्केपुला है और ये फीमर है और यहाँ पे ना बीच पे मसल्स हैं और एक क्रोमियम लिगामेंट भी होता है, क्या उसको नाम होता है, कोरेक्टोक्रोमियम लिगामेंट। अब मसला ये होता है कि आपके मसल का ना अगर टीयर आता है, ठीक है, टीयर आता है तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, सोजन होती है। जब सोजन होती है तो ये आपके जो मसल हैं ये दबते हैं, रब होते हैं, इन पे प्रेशर लगता है क्योंकि फूल जाते हैं ना, तो प्रेशर इन पे कौन लगाता है, स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में। जब ये कॉम्प्रेस हो रहे होते हैं, रब हो रहे होते हैं, इनके ऊपर प्रेशर लगता है तो उसको हम कहते हैं इम्प्रिंजमेंट सिंड्रोम। ज़ाहिर है अगर एक दफ़ा ये स्वेलिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है और फिर ये कॉम्प्रेस होते हैं, दबते हैं, फिर और इंजरी होती है, तो एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसको ब्रेक करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट यानी कि स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। तो ये बेसिक इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में हो रहा होता है। सो वही उन्होंने आपको बताया हुआ है कि इम्प्रिंजमेंट सिंड्रोम में मसला क्या होता है। मसला यही होता है, जहाँ तक मेरी समझ में आता है, कि आपके जो मसल की मूवमेंट है वो बहुत ही नैरो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, बड़ा पेन हो रहा होता है। ठीक है, और उस लेवल पे आपको पेन हो रही होती है, स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होती है। अब अगर बेसिक हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें, ऐसा हुआ क्यों, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई टीयर होता है, टीयर के बाद वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के बाद वो इम्प्रिंज हो रहा होता है यानी दब रहा होता है और फिर ये विशियस साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मज़ीद इंजरी, मज़ीद दबाव, और इसी को हम इम्प्रिंजमेंट सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, बाकी वो कहता है कि इसका जो कॉज है, एक तो टीयर हो सकता है, दूसरा बोन की एक बीक हो सकती है, एक चोंच हो सकती है जो कि ज़ाहिर है उसको क्या करी होगी, डैमेज करी होगी। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है द पेनफुल आर्क इज़ द रिजल्ट ऑफ जैमिंग ऑफ इन्फ्लेम सुप्रास्पाइनेटस टेंडन अंडर द सब एक्रोमियम बीक। वही बात है कि उसके नीचे ये
सुप्रास्पाइनेटस टेंडन जो हैं वो जैम हो रहे होते हैं, ठीक है। और लास्ट थिंग आती है कि इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हमने लोकली वहाँ पे स्टेरॉइड का इंजेक्शन देना है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है और ऑटोमेटिकली सिम्टम बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर बेहतर नहीं होते तो हम आर्थोस्कोपिक एक्सीजन भी कर सकते हैं, किसकी, उस बीक की भी एक्सीजन कर सकते हैं और क्रोमियम लिगामेंट की भी, ताकि पेशेंट का जो सिम्टम्स है, पेन है, उसको रिलीव किया जा सके। नंबर 2 हमने कहा कि टीयर हो सकता है कि इम्प्रिंजमेंट सिंड्रोम है, और दूसरा रोटेटर कफ मसल में टीयर हो सकता है ना। तो टीयर जो हैं वो ज़्यादा कॉमनली आपको मिलते हैं एल्डरली एज में, क्योंकि और टीयर जब एक दफ़ा हो जाए तो इस एरिया में ब्लड सप्लाई भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो डीजेनरेटिव चेंजेस ही आना शुरू हो जाते हैं। डायग्नोसिस के लिए वो कहता है कि हम लोकल एनेस्थेटिक एक इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद पेन तो ख़त्म हो जाता है लेकिन वीकनेस परसिस्ट करती है, तो हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा डायग्नोसिस के लिए हम MRI करें तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। लास्ट चीज़ हमारे पास होती है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ज़ाहिर डिपेंड करता है सिवियरिटी पे भी, एज पे भी, लाइफस्टाइल पे भी, लेकिन ऑर्थोस्कोपिक या ओपन रिपेयर ही कंसिडर किया जाता है फॉर ऑल टीयर्स, ठीक है। सो नंबर 1 तो हम लोग उसको ऑर्थोस्कोपिकली या ओपन करके रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर वो रिपेयर ना हो सके तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टेंडन ट्रांसफ़र की होती है, या हम पैच ग्राफ्ट लगाते हैं या रिवर्स जॉइंट रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये आसान सी बात है ना, आपसे कोई पूछता है और ना इसने आना है। दूसरा जो चीज़ है हमारे पास वो है ड्यूपिट्रंस कॉन्ट्रैक्चर। सो ड्यूपिट्रंस कॉन्ट्रैक्चर में आपने याद रखना है कि बेसिकली होता क्या है, फाइब्रोप्लेजिया सा होता है पामर और डिजिटल फेशिया का, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, इस जगह पे एक थिकन सा नोड्यूल बनता है। सो इसमें फाइब्रोप्लेजिया हो रहा होता है पामर और डिजिटल फेशिया का, ठीक है। सो क्या है, फाइब्रोप्लेजिया होता है पामर और फेशियल डिजिटल फेशिया का, और इस फाइब्रोप्लेजिया की वजह से नोड्यूल्स बेसिकली बन जाते हैं या कॉर्ड्स बनते हैं, और वो कॉर्ड्स पर क्या करते हैं, फ्लेक्शन कॉज करते हैं, स्पेशली आपके हाथ की मीडियल एस्पेक्ट की, इसीलिए उनकी जो फिंगर्स होती हैं वो ऐसे करके फ्लैक्स हुई हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ये किन लोगों में ज़्यादातर कॉमन होता है। इसके लिए रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जो स्मोक करते हैं, और ट्रोमा के बाद फिर एपिलेप्टिक का जो पेशेंट है वो, फिर इसी तरह एड्स का जो पेशेंट है या हाइपोथायराइडिज्म वाला पेशेंट है, उसमें ये मिल सकता है, या अल्कोहलिक में, फैमिली में भी रन करता है। क्लिनिकल फीचर यही होते हैं कि इधर हाथ पे और फिंगर्स पे आपको नोड्यूल्स भी मिल सकते हैं, फिर इस तरह का थिकन सब फाइब्रोप्लेजिया भी मिलता है, पकरिंग मिलती है, और कॉर्ड्स मिल सकते हैं पामर डिजिट के। ये मोस्टली आपने याद रखना है कि मीडियल एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है। मेल के अंदर ये पेनिस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है नोड्यूल, फिर और वो उसकी शेप को या स्ट्रक्चर को अल्टर कर देता है, जिसको हम कहते हैं पायरोनीज डिजीज़, ठीक है, जिसमें उनका जो पेनिस होता है वो कर्व्ड हो जाता है। अब वो कह रहा है कि नॉर्मली तो हम इतना ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, लेकिन हम पेशेंट को कहते हैं अपना हाथ ऐसे फ्लैट करके रखे, लेकिन अगर वो नहीं रख सकता और जाहिर सी बात है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, उसको रोज़मर्रा के काम करने में मसला होता है, तो फिर हम सर्जिकली इसको रिपेयर करते हैं, ठीक है। यानी कि सॉरी यार, मैं थोड़ा सांस से चढ़ा हुआ है, तो हम इसको सर्जरी के लिए क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। तीसरी चीज़ बेटे हमारे पास होती है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में सिंपल सी बात यही है कि जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, जहाँ पे आपका वो टनल मौजूद है, वहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एडीमा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उस एडीमा और इन्फ्लेमेशन की वजह से मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस होती है। इसलिए पेशेंट की जो फीलिंग्स या पेशेंट की जो कंप्लेन होती है वो यही होती है कि उसको टिंगलिंग हो रही है। कहाँ पर टिंगलिंग हो रही होती है, इधर थंब पे, फर्स्ट और सेकेंड डिजिट पे, ठीक है। अब कहती है रात को पेन भी होता है, फिर वो अपने हाथ को ऐसे नीचे करती है तो इससे उसको आराम आ जाता है, ठीक है। और इसके मोस्टली जो रिस्क फैक्टर हैं वो ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, थायराइड डिजीज़ है और अल्कोहलिज्म है। मोस्टली हम लोग ट्रीटमेंट में उसको यही कहते हैं वेट शेयर रिड्यूस करें, नहीं तो अगर बहुत स्वेयर है तो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट को हमें क्या करना पड़ता है, सर्जिकली कट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो हमारे पास सिचुएशन है वो एक है रिकेट्स, और नंबर 2 हमारे पास क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। ये मैं इसलिए तेज़ से पढ़ा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, आपने बहुत दफ़ा पढ़े हुए हैं। यहाँ बस चिल्ड्रन के अंदर विटामिन डी जो है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, और यहाँ एडल्ट्स में होती है। इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि आप बाहर से उनको क्या देते हो, कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन कर देते हो, ठीक है। और लास्ट चीज़ हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस है बेटे। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन की रिजॉर्प्शन हो रही होती है, यानी बोन आपकी टूट रही होती है और उसमें से सारा कैल्शियम रिलीज़ होकर बाहर कहाँ जा रहा होता है, सीरम में जा रहा होता है। तो इन लोगों को हम लोगों ने क्या देना होता है, नंबर 1 तो हम डेक्सा स्कैन करते हैं ताकि हम बोन की डेंसिटी जो है उसको एक्सेस कर सकें, और सप्लीमेंटेशन के तौर पे हमने बिसफॉस्फोनेट देने होते हैं, कैल्सीटोनिन दे सकते हैं, और उसके बाद पैराथॉर्मोन वगैरह दे सकते हैं। और सेरिब्रल पाल्सी आपको पता है जिसमें मसला जो है वो पोस्चरल और मूवमेंट डिज़ॉर्डर हैं, लेकिन मसला ये है कि ब्रेन ठीक से डेवलप
डेवलप नहीं हुआ। ये यूजुअली बर्थ ट्रोमा या बर्थ इवेंट जैसे कि हाइपॉक्सिया और इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं पाल्सी की। स्पास्टिक हो सकता है, एथेटॉइड हो सकता है, एटेक्सिक हो सकता है, मिक्स हो सकता है, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया या टेट्रीप्लेजिया। ठीक है, डिफरेंट गेट पैटर्न होते हैं, सीजरिंग है, क्राउच है, बनी हॉप है। और हमने ट्रीट किस तरह से करना होता है, कुछ रेगुलर स्ट्रेचिंग करते हैं, बॉटलिनम देते हैं, टेंडन रिलीज़ या मसल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, बोनी एब्नॉर्मैलिटीज़ के लिए आपको ऑस्टियोटमी करनी पड़ती है। तो ये हम लोगों ने जो है वो बहुत गंदा पढ़ लिया है, लेकिन गंदा पढ़ने का कोई बेटे मकसद ये था कि इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, सो रोटेटर कफ इंजरीज़ हैं जिसमें टीयर हो सकता है या इम्प्रेजमेंट सिंड्रोम हो सकता है। नंबर 2 हमने कहा कि हमारे पास ड्यूपिट्रन कॉन्ट्रैक्चर है जिसमें हमें उसको सर्जिकली ही ठीक करना पड़ता है। फिर हमारे पास मीडियन नर्व कंप्रेशन या फिर हम उसको कहें कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसका वैसे ट्रीटमेंट में एनसेड देते हैं, पेन रिलीज़ के लिए स्टेरॉइड भी देते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के, लेकिन डेफिनेटली हमने जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है उसको कट करना होता है। ठीक है, फिर रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया में कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में भी हम लोग उसको बिसफॉस्फोनेट और इस तरह की चीज़ें देते हैं, और सेरिब्रल पाल्सी में फिर डिपेंडेंट है कि जो भी मसला होगा उस मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करना होगा। तो ये हमारे पास ऑर्थो की जो है वो लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इनके सारे पास पेपर्स करा देती हूँ ताकि आपको ज़रा मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए।